हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में आपको बच्चों हम 6 चैप्टर के बारे में बताएंगे। 5th चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिया गया है और आप अच्छे से काफी कंप्लीट कर लिए होंगे और उसे लर्न भी धीरे धीरे करते होंगे, क्योंकि आप सभी क्वेश्चन को एक साथ याद नहीं किया जा सकता। तो आप थोड़ा थोड़ा करके बच्चों आप याद भी करते रहिए और काफी भी कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि हो सकता है, यह है संभावना है कि नेक्स्ट मंथ में आपकी स्कूल ओपन हो जाए। ठीक है, तो आपकी कॉपी पहले चेक की जाएगी बच्चों, तो कॉपी जरूर अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आज हम बात करते हैं 6 चैप्टर की। 6 चैप्टर में क्या है? हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन, चेंज हैपनिंग अराउंड अस। तो बच्चों हमारे आसपास का जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन के बारे में हम अध्ययन करेंगे और उस परिवर्तन में आपको दो मेन परिवर्तन दिखाई देते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, इससे पहले हम कुछ और बात करते हैं, बेसिक की बात करते हैं। तो कहा जाए कि प्रकृति में परिवर्तन होता है और हम अपने आसपास अनेक प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। प्रकृति में निश्चित रूप से परिवर्तन होता है, वो चाहे किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, परिवर्तन होता है। हमारे चारों ओर आप देख रहे हैं बच्चों, पेड़ पौधे, मकान, घर, मकान, यानी जितने भी हैं सब जो दिखाई दे रहे हैं हमारे चारों ओर का वातावरण। ठीक है, तो आप अगर इनमें देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा कृत्रिम रूप से बनाया गया है उसमें परिवर्तन को पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता, लेकिन हम प्राकृतिक रूप से जो पदार्थ होते हैं निश्चित रूप से परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। पदार्थ ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, लेकिन ये रूपांतरित होते रहते हैं। पदार्थ का ना तो उत्पन्न किया, पदार्थों को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते। यह सिर्फ एक अवस्था से दूसरे में क्या होता है बच्चों? परिवर्तन होता है। पदार्थों में होने वाले अनेक परिवर्तनों की प्रकृति रासायनिक होती है। रासायनिक परिवर्तन में प्रयुक्त पदार्थ की संरचना एवं विशेषताएं सदैव बदल जाती है। रासायनिक परिवर्तन की अगर बात करेंगे तो उसमें उनकी जो संरचना होती है बच्चों पूरी तरह से बदल जाती है, लेकिन अगर भौतिक परिवर्तन की बात करता हूँ तो वो अपने पूर्व के गुण को नहीं खोते हैं, वो अपने गुण में विद्यमान रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा जनरल पॉइंट था। हम बात करते हैं, पहला पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। ठीक बच्चों, हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। क्या है केमिकल चेंज? रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों? एक स्थायी परिवर्तन है, यानी केमिकल चेंज परमानेंट चेंज, यानी कहना चाहिए कि पूरी तरह से परमानेंट होता है, उससे हम एक दूसरे से परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी यदि हम उत्पाद में परिवर्तित कर दे, उत्पाद से चाहे पुनः अभिकारक में परिवर्तन हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता है बच्चों। याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन जो होगा एक प्रकार परिवर्तित हो गया तो निश्चित रूप से परिवर्तन बदलने वाला नहीं है। तो देखिए डिफिनेशन क्या होगी? रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन होता है जिसमें बनने वाला नया पदार्थ अभिकारक से पूर्णतः भिन्न होता है। यानी बनने वाला जो पदार्थ होगा, बनने वाला जो उत्पाद होगा, अभिकारक से पूर्ण क्या होगा? भिन्न होगा। एग्जांपल दूं मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या है ये। यहाँ पे अभिकारक आया है, अभिकारक का मतलब क्या होता है? क्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, यानी जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। और अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जब उसमें क्रिया हो जाती है तो क्या बनता है? उत्पाद, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, क्रिया। तो याद रखिएगा, एरो के पहले जितने भी पॉइंट यहाँ लिखे होंगे, कुछ भी पदार्थ होगा वो क्या होगा? अभिकारक होगा, और एरो के बाद बनने वाला क्या होगा बच्चों? प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, अभिकारक। तो एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण एग्जांपल आप अपने घर में प्रतिदिन देखते हैं बच्चों, दूध से दही का बनना। ये क्या है? दूध से दही का बनना एक प्रकार का क्या होता है बच्चों?
रासायनिक परिवर्तन है। यानी केमिकल चेंज है, एक बार परिवर्तित हो जाएगा, दोबारा अगर हम चाहे कि दूध से पुनः दही में परिवर्तन हो जाए तो यह होने वाला नहीं है। दूध से दही बन जाता है और दही से आप चाहे कि दूध में परिवर्तन हो जाए तो होने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन होता है जिसमें होता है भिन्न गुणों वाला नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है जिसमें संयोजन या संयोजित पदार्थ के परिवहन के बाद भिन्न गुणों वाले एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है। ये मैं बता चुका हूँ। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो उत्पाद बनता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोडक्ट कहा जाता है। तो बनने वाला पदार्थ जो होगा उत्पाद कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक के अणु की गति पर रासायनिक अभिक्रिया जो होती है अभिकारक के अणु की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये कंडीशन कैसी है, ये आपका जो रिएक्टेंट है, क्रिया में जो भाग लेने वाला पदार्थ है, यह किस प्रकार का है, इसके ऊपर रासायनिक अभिक्रिया डिपेंड होती है। ठीक बच्चों, अभी तक केमिकल चेंज समझ में आ गया। केमिकल चेंज या परमानेंट चेंज है। यदि आप चाहे कि चेंज टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू चेंज टू प्रोडक्ट चेंज टू रिएक्टेंट, इट इज इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। मतलब कहना चाहिए कि यदि हमारा रासायनिक अभिक्रिया अभिकार रिएक्टेंट से क्या होगा, प्रोडक्ट परिवर्तित हो जाएगा, आप प्रोडक्ट से आप चाहे पुनः रिएक्टेंट में आ जाए, ये होने वाला नहीं है। तो आप जो अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है हमारा केमिकल फिजिकल। फिजिकल से जो क्या बोलेंगे हम, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, यह स्टेबल परमानेंट नहीं होता है, यह अनस्टेबल होता है, स्थायी नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यह उत्क्रमणीय होता है। इसमें अभिकारक संकेत के संयोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जल ठंडा करने पर बर्फ और गर्म करने पर जलवाष्प में बदल जाता है। इस परिवर्तन में बर्फ तथा जलवाष्प नए पदार्थ नहीं बनते, केवल भौतिक गुणों में एवं अवस्था में जल से भिन्न। यानी इनका भौतिक गुण थोड़ा क्या होता है बच्चों, एक दूसरे की अवस्था में परिवर्तन होता है। हमारा जल जो था, जल ही रहा, सिर्फ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बन गया और द्रव अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गैस अवस्था को हम चाहेंगे ठंडा करना चाहेंगे तो पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा और द्रव से अगर हम कोशिश करेंगे किसी के बाद ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो ठोस अवस्था में भी परिवर्तित हो जाएगा, ये भी बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक बच्चों, यानी जल एक अपने भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। आप इसको जानते हो बच्चों, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का मतलब हुआ जो बर्फ होता है। ठीक है बच्चों, ठोस के रूप में क्या हुआ, बर्फ के रूप में परिवर्तन होता है, इसको बर्फ बोलते हैं, मान लीजिए। फिर क्या होगा, अगर ठोस के द्रव के रूप में होगा तो आपका क्या होगा, जल के रूप में रहेगा, यानी पानी के रूप में रहेगा। और अगर जल को पुनः और गर्म कर दिया जाएगा, हीट करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। यदि मान लीजिए इसे और गर्म कर दिया जाएगा, किसमें, किसमें, जल वाष्प में परिवर्तित होता है, जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इससे क्या कर दिया जाता है, ठंडा किया जाता है। और जैसे ठंडा किया जाएगा बच्चों, तो ठंडा करने पर जो हमारा जल वाष्प होता है वह सीधे जल अवस्था में आएगा और जल अवस्था से फिर इसको ठंडा किया जाएगा, वह सीधे बर्फ अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार का परिवर्तन क्या होता है बच्चों, भौतिक परिवर्तन। यदि हम लकड़ी को भी काटते हैं, यदि हम लकड़ी को भी काटते हैं तो लकड़ी का काटना भी एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन होता है। क्योंकि लकड़ी को काटा जाता है, लकड़ी को काटने के बाद हम देखते हैं कि जो बुरादा बन रहा है वो भी कोई अलग पदार्थ नहीं है, वह सिर्फ लकड़ी ही है, सिर्फ लकड़ी बुरादा में परिवर्तन हो गया है। तो हम कह सकते हैं इसमें कि लकड़ी का काटना भी एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन है।
लोहे को लोहे के छेलन में परिवर्तन, यदि लोहे को एक परत छील दिया जाएगा तो लोहा लोहा ही था, सिर्फ वो अलग हो गया है, एक परत अलग हो गई है। तो अगर लोहे में लोहे का लोहे के छीलन में होना, ये भी एक बार क्या होगा बच्चों, भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन यहीं पे एक क्वेश्चन बन जाता है, लोहे का लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना क्या होगा बच्चों, यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन, याद रखिए, ठीक है। लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। और बच्चों इसकी बात हो रही है उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा, उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होगा, एरो का चिन्ह दोनों साइड है, यानी जब चाहे उत्पाद को अभिकारक में परिवर्तन किया जा सके और अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तन किया जा सके, यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, कभी भी रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। ये कभी भी रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है बच्चों, पूर्ण नहीं होती है। अभिकारक उत्पाद में उत्पाद और अभिकारक में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में परिवर्तन होता रहता है, यह रासायनिक प्रक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती। लेकिन अगर भौतिक रासायनिक परिवर्तन की बात करूंगा, रासायनिक परिवर्तन में क्या होती है बच्चों, पूर्ण होती है। एक बार परिवर्तन होने के बाद कभी भी उसे बदल नहीं सकते। ठीक बच्चों, आप केमिकल चेंज के बारे में ध्यान रखना और फिजिकल चेंज के बारे में ध्यान रखना, ठीक है। ठंडा जल ठंडा करने पर बर्फ तथा गर्म करने पर जलवाष्प निकलता है। इस परिवर्तन में बर्फ अथवा जलवाष्प नए पदार्थ नहीं बनते हैं, केवल भौतिक गुण परिवर्तन होता है। कांच का बर्तन टूट करके टुकड़े बनने में उसका आकार एवं आकृति बदल जाती है। यदि कांच के टुकड़ा को हम तोड़ते हैं तो वह टूट करके उसका आकार और आकृति बदल जाती है, किंतु कांच के टुकड़े और कांच का बर्तन एक ही पदार्थ है। कांच सिर्फ टूट गया है, कांच जो मेरा था वह टूट करके टुकड़ों में परिवर्तित हो गया है। जो टुकड़ा और कांच दोनों क्या है, एक ही तो पदार्थ है। हम कैसा कह सकते हैं, यह एक प्रकार भौतिक परिवर्तन होगा बच्चों। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय अथवा अनुत्क्रमणीय हो सकता है। देखिए मैं आपको बता चुका हूं, यदि एक रिएक्टेंट वाली बात होगी तो फिर है, अगर ये एरो का चिन्ह एक साइड रहेगा तो इसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। अगर ये दोनों साइड एरो का चिन्ह आता है तो क्या होता है बच्चों, अनुक्रमणीय परिवर्तन। इसको याद रखिएगा, इसको उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस यानी उत्क्रमणीय। ठीक बच्चों, समझ में आ गया है। उदाहरण इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, आप इसको जाकर अच्छे पढ़ लेंगे। सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटना, सब्जी तो सब्जी थी काट दिया गया है। जल का संघनन, लवण जल का जल में घुलना, चीनी का जल में घुलना, विद्युत बल्ब का जलना। ये विद्युत बल्ब का जलना भी एक प्रकार क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। विद्युत बल्ब का जलना भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होगा। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत नया पदार्थ नहीं बनता है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। परिवर्तन करने वाले कारक हटाने पर अभिक्रिया को उलट सकते हैं। पदार्थ की अवस्था, आकृति, रंग, गंध आदि में कुछ परिवर्तन होते हैं। कथन, संघनन, हिमीकरण, द्रवण, वाष्पन, विलयन होना, उत्पादन, अपक्षेपण। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए हम आगे बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। तो बच्चों अब आपसे समझ आएगा रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, कोई बताएगा कमेंट कीजिए। यदि आप रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझ गए हैं तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेन। क्यों? क्योंकि आपको पता है बच्चों, भौतिक रासायनिक परिवर्तन को केमिकल चेन कहते हैं। विशेषता जो हमारी है कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर से बना है कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेन यानी रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं। ठीक बच्चों, चलिए चले आगे स्टार्ट करते हैं। रासायनिक परिवर्तन के किस निम्नलिखित प्रकार की विशेषताएं होती है बच्चों, पहली विशेषता करते हैं। ठीक है, पहली विशेषता में क्या दिया गया है, एक अथवा अधिक नए पदार्थ बनते हैं। क्या क्या? एक अथवा नए, एक अथवा एक से अधिक, एक अथवा अधिक नए पदार्थ। एक अथवा नए अधिक नए पदार्थ बनते हैं। ये कैसे होगा? रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ में उपस्थित विभिन्न परमाणु पुनः व्यवस्थित होते हैं, नए बंध बनते हैं और इस प्रकार ये नए पदार्थ बनते हैं। ये रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट होता है बच्चों गैस का उत्सर्जन। दूसरा पॉइंट क्या होगा? गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन, ये गैस का उत्सर्जन क्या कहलाता है? देखिए, अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस निकलती है। अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या निकलती है बच्चों? गैस निकलती है। और कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें गैस निकलेगी? जब सोडियम धातु के टुकड़े को जल में डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यानी सोडियम धातु का टुकड़ा है, आप जानते हैं बच्चों, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल को क्या बोलते हैं? केरोसिन बोलते हैं। तो जो हमारा केरोसिन होता है तो उसको उसमें रखा जाता है। उसको यदि हम बाहर निकालेंगे तो निश्चित रूप से वह ऑक्सीजन से क्रिया कर देता है। तो ये क्या कर रहे हैं? मिट्टी के तेल को सोडियम को, हम जब सोडियम को पानी में डालते हैं, पानी के साथ उसको क्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और तेजी से अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस निकलती है। अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण यह गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। चलिए बच्चों, हम केमिकल रिएक्शन थोड़ा पढ़ते हैं। इसमें केमिकल रिएक्शन कैसे होती है? तो सोडियम को जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल यानी पानी में डाला जाता है, सोडियम का संकेत क्या होगा? यानी और यानी ए को हम क्या करेंगे? H2O में डालते हैं। तो H2O किस में टूटता है बच्चों? H और OH में टूटता है। OH नेगेटिव, H पॉजिटिव। तो अब याद रखिए, और ये कह रहे हैं कि जैसे ही सोडियम को पानी में डाला जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? NaOH। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, यानी A प्लस H2O क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और बोल रहे हैं हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो मान चलिए ये आपस में क्रिया हो जाएगी और ये आपस में जब Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव मान मिल जाएगा तो बचा क्या? सिर्फ हाइड्रोजन आयन। तो ये कभी इतना कंप्लीट रासायनिक क्रिया नहीं होती है, जिसको 2 मोल बोला जाता है। इसको भी 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो एक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव और बन जाएगा। ये सभी सोडियम के साथ क्रिया कर लेंगे और हमारे पास 2 हाइड्रोजन बचेगा और H2 यहाँ पे लिख देंगे। ये हाइड्रोजन गैस निकलता है। प्लस कुछ मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है। देखिए इसमें कुछ उस मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है बच्चों, बन जाएगा। ऐसी रासायनिक क्रिया जो होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं कि गैस का उत्सर्जन। सोडियम निश्चित रूप से मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इस बाहर से निकालेंगे तो तुरंत आपको पकड़ लेता है। तो सोडियम को जैसे ही हम पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, बारहवीं वाले छात्र से आपको पूछेगा, उन्होंने बहुत सारे रासायनिक क्रियाएं हैं, सीधे एकदम
डैश या जलना शुरू हो जाता है यदि ये वायु के संपर्क में आता है, वायु के साथ प्रयोग कर चुके हैं इसका। तो ये जैसे पानी क्रिया होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसको संतुलित कीजिए 2NaOH हो जाएगा प्लस H2। अब रासायनिक अभिक्रिया को मिला लीजिए, यहाँ पे 2Na है तो यहाँ पे 2Na है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है देखिए तो यहाँ पे है तो ये 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 है तो ये आती है। ठीक है बच्चों, ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार से दूसरा पार्ट अगर देखेंगे तो जिंक की क्रिया H2O4 के साथ करा देंगे, जिंक की क्रिया क्या होगी H2SO4 के साथ करा देंगे तो भी ऐसा ही होता है। देखिए जिंक मतलब Zn प्लस H2SO4 तो क्या हो जाता है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2। ZnSO4 प्लस H2 मतलब क्या होगा, इसका नाम होगा जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम क्या होगा जिंक। ठीक है बच्चों, दूसरा होता है नेक्स्ट तीसरा पॉइंट होता है रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन का मतलब क्या होगा, कुछ ऐसी रासायनिक क्रिया होगी जिसमें रंग भी परिवर्तित हो जाते हैं। रंग परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, तीसरा पॉइंट बच्चों ये है रंग परिवर्तन। ठीक है, देखिए इसमें ऐसी इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होगी जो कलर में क्या होगा बच्चों परिवर्तित हो जाता है, यानी इसमें रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से कलर चेंज होते हैं बच्चों। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ का रंग बदल जाता है। कॉपर कार्बोनेट के हरे क्रिस्टल गर्म करने पर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड यौगिक प्राप्त होता है। यानी यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर देंगे यदि हम कॉपर कार्बोनेट को गर्म कर देंगे तो कॉपर कार्बोनेट किसमें परिवर्तित हो जाता है, कॉपर के ऑक्साइड में जो कि काला रंग का होता है। तो कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, कॉपर कार्बोनेट में को गर्म किया जाएगा। अब कॉपर कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा CuCO3, जैसे इसको हीट कर देते हैं तो CuO प्लस CO2 में परिवर्तित हो जाता है। ये CO क्या है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट हो गया। और कैसा है, ये हरा पहले था, अब प्रयोग करने के बाद क्या होगा, प्रयोग कैसे हुआ काला कलर में परिवर्तन हुआ, यानी हरा किसमें परिवर्तित हो गया ग्रीन चेंज टू ब्लैक। नेक्स्ट होता है हमारा अपक्षेपण का बनना। अपक्षेपण का मतलब क्या होगा, जब दो घुलनशील रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं जिससे छान करके विलयन से अलग करें तो यह अघुलनशील पदार्थ को अपक्षेपित कहते हैं। कुछ अभिक्रियाओं में अपक्षेपण प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, हम सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया कराएंगे सोडियम क्लोराइड के साथ, सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया कराएंगे किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा बच्चों, देखिए क्या होता है, क्या कह रहे हैं अपक्षेप का बनना। हमारा ये चौथा पॉइंट होगा अपक्षेप का बनना। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और सोडियम क्लोराइड यानी Cl। अब आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे बच्चों, अगर इन दोनों को तोड़ता हूं Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव और इनको तोड़ता हूं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जैसे ही टूट जाते हैं तो आपका NaNO3 बन जाएगा, यानी NaNO3 यानी आपस में ये दोनों क्रिया करके NaNO3 बना देंगे। अभी ये क्या है AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, जब NaNO3 बन जाएगा तो सोडियम नाइट्रेट कहेंगे और ये आपका AgCl अलग से जुड़ जाएगा। तो चलिए क्या कराते हैं,
क्या हो जाएगा NaNO3 प्लस AgCl NaNO3 प्लस AgCl आपस में जैसे ही क्रिया होती है तो इसका नाम हो जाता है सोडियम नाइट्रेट। इसको क्या बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड के साथ इसका क्या हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, जब ये आपकी अक्षेपण बनता है रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। सफेद अक्षेप कौन है आपका AgCl राइट पार्टिकल। सफेद अक्षेप बनता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट होता है ऊर्जा परिवर्तन। ऊर्जा परिवर्तन का मतलब क्या होगा बच्चों ऊर्जा परिवर्तन का मतलब क्या होगा अनेक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तित होती है। ऐसी बहुत सी रासायनिक अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी कि उसमें क्या होता है ऊर्जा परिवर्तित होती रहती है। ऊर्जा यानी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में क्या होता है बच्चों परिवर्तन होता रहता है। तो हम पढ़ेंगे ऊर्जा परिवर्तन एनर्जी चेंज। ठीक है बच्चों, ऊर्जा परिवर्तन एनर्जी चेंज। ये क्या होगा ऊर्जा परिवर्तन देखिए इसमें क्या होता है अनेक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तित होती है। जो ऊर्जा या तो उत्सर्जित होगी या तो अवशोषित होगी। दो ही पॉइंट हो सकता है या तो एक्सोथर्मिक या तो एंडोथर्मिक। या तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा या तो ऊर्जा का शोषण होगा। निश्चित रूप से कोई भी प्रयोग करेंगे ऊर्जा का यह उत्सर्जन अथवा अवशोषण उष्मा प्रकाश विद्युत ध्वनि आदि रूपों में हो सकता है। यानी इसमें जो ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण होगा वह कितने पॉइंट में हो सकता है या तो प्रकाश में या तो विद्युत में या तो ध्वनि में या तो उष्मा में यानी किसी भी में हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उष्मा भी बनती है कुछ मात्रा में और प्रकाश भी बनता है। ठीक है बच्चों, चलिए कार्बन को क्या करते हैं जलाया जाता है और जलाएंगे किसमें बच्चों ऑक्सीजन में। कार्बन को हम O2 के साथ प्रतिक्रिया करा देंगे और ये हमारा जो कार्बन होता है बच्चों किस कारण का होता है ठोस होता है। और ऑक्सीजन कैसी है बच्चों ये ऑक्सीजन तो गैस में होती है और ये आपस में क्रिया कर लेते हैं तो बन जाता है CO2। ये भी एक प्रकार की गैस है। प्लस उष्मा भी बनती है और प्लस प्रकाश भी कुछ मात्रा में दिखाई देता है बच्चों। याद रखिएगा कार्बन तथा कोयले के जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। कार्बन और ऑक्सीजन को कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो उष्मा तो बनेगी उष्मा के साथ साथ कुछ मात्रा में प्रकाश बनती है देखने को मिलता है और आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा बच्चों। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में उष्मा प्लस प्रकाश। याद रखिएगा जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वह हमारा किस रूप में है गैसीय फॉर्म में है। चूना पत्थर से ये CO3 को गर्म करने पर अनबुझा चूना यानी क्विकलाइन प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होकर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कहने का मतलब क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे
उष्मा देंगे। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देंगे तभी तो वो टूटेगा, और टूटेगा तो दो अलग-अलग भागों में विभाजित हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या करेंगे बच्चों, उष्मा प्रवाहित करते हैं, और उष्मा प्रवाहित करते हैं तो अपने आप आयनों में विभक्त हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का नाम है चूना पत्थर, बच्चों याद रखिएगा CaCO3 चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है यानी क्या किया जाता है, उसे उष्मा जरूर दी जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 में परिवर्तित हो जाता है। यह हमारा क्या है, क्विकलाइन। क्विकलाइन जो हमारा क्विकलाइन होता है यानी अनबुझा चूना होता है, अनबुझा चूना को बोलते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में परिवर्तित हो जाता है बच्चों। चूना पत्थर अनबुझा चूना, चूना पत्थर है, इसको बोलते हैं क्विकलाइन। अनबुझा कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट पॉइंट होता है बच्चों अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट, यानी ऊर्जा परिवर्तन के बाद क्या होगा, अवस्था परिवर्तन होगा। बच्चों को समझ आ गया कैसे, कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और कुछ मात्रा में उष्मा बनती है, और उष्मा के साथ साथ प्रकाश भी। इसके साथ चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम पुनः उष्मा, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि जब हम इसको तोड़ेंगे तो कुछ न कुछ मेरे को उष्मा देनी पड़ेगी। तो यदि कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दिया जाता है तब जाकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तित होगा। निश्चित रूप से मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, नहीं टूट रहा है, मतलब क्या करेंगे, यदि हम इसमें ज्यादा उष्मा लगाएंगे, ज्यादा ताकत लगाएंगे, निश्चित रूप से क्या होगा बच्चों, टूट जाएगा। तो हम इसको तोड़ने के लिए, समझने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमें इसको उष्मा देनी पड़ेगी, और तोड़ने के लिए यदि उष्मा दी जाती है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोथर्मी। क्या होगा, एंडोथर्मी। यानी इसको हम तोड़ने के लिए मेरे पास एनर्जी मैं इसको दे रहा हूँ, यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है बच्चों, एंडोथर्मी, यानी उष्मा शोषित, यहाँ उष्मा अवशोषित हो रही है। उष्मा अवशोषण मतलब उष्मा इसको जब देंगे तब जाकर टूटेगा। तो समझ में आ गया बच्चों, लास्ट वाला टॉपिक है आपका अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट। इसको भी पढ़ लेते हैं। अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या होगा, निश्चित रूप से आप जानते हैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो हम पढ़ते हैं अवस्था परिवर्तन। चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या होगा, अवस्था परिवर्तन। बहुत सी अभिक्रियाओं में ठोस अथवा द्रव उत्पाद हानिकारक से भिन्न होते हैं, यानी बहुत सी ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ठोस अथवा द्रव उत्पाद हानिकारक से उत्पाद भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, अवस्था परिवर्तन होता है। जल का विद्युत अपघटन करने पर जल द्रव अपने गैसीय अवस्था में विघटित हो जाता है। देखिए बच्चों, अभी आपके सामने विद्युत का अपघटन करा रहे हैं, आप याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है विद्युत का अपघटन। यदि हम उसमें विद्युत अपघटन कराएंगे तो निश्चित रूप से विभक्त होता है। यदि ये H2O है, क्या है, H2O है, तो यह अपने अवस्था पर देखिए ये टूट जाता है, और टूटने के बाद ऑक्सीजन यानी H2 प्लस O2 में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या एक ही है लेकिन वहाँ दो हो गई, आप इसका करिए दो बार यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो H2 प्लस O2 सही हो गया, इसको मल्टीप्लाई। यानी देख लीजिए आप हाइड्रोलिसिस कराया दीजिए, यानी विद्युत अपघटन करा दिया तो वह अपने आयनों में हो गया, आयनों से अपने अणुओं में भंग हो जाते हैं। H2O हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये हमारा द्रव में यानी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया। ऑक्सीजन इस प्रकार में होता है बच्चों, गैसीय अवस्था में होता है। और अक्रिय क्या है,
ये क्या किए हैं तो हम इसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। ठीक है बच्चों, बन जाएगा। एक लास्ट रिएक्शन होती है अमोनिया NH3 गैस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस के संपर्क में आने पर ठोस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनाता है। यानी अमोनिया जब HCl के संपर्क में आती है, अमोनिया का सूत्र होता है बच्चों NH3, और जब ये HCl के संपर्क में आएगी, HCl भी एक प्रकार का एसिड है, अम्ल है, वह गैस फॉर्म में होता है, और अमोनिया की मान क्या है बच्चों, गैस के रूप में होती है। और एक गैस निश्चित रूप से दूसरा गैस, दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं, तो क्रिया के बाद बनने वाला उत्पाद भी क्या होगा बच्चों, गैसीय अवस्था में होगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, NH4Cl। इसका नाम क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड कैसा होता है बच्चों, ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए एमोनिया गैस है, HCl भी गैस है, दोनों आपस में क्रिया कर लिए, तो ये H दूंगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो H4 बन जाएगा और Cl जुड़ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। NH3 को अमोनिया बोला जाता है, HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बोला जाता है। तो दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। और इस प्रकार से रासायनिक प्रक्रिया की कंप्लीट होती है। तो बच्चों आज आप क्या क्या पढ़ डाले हैं, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के बारे में आज अच्छे से आपने पढ़ा। इसके बाद आपने रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज यानी रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं के बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं बच्चों। मैं आपको पूरी विशेषताएं के बारे में बताया। अब आगे रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के वर्गीकरण के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको बार-बार देखिए और अच्छे से समझिए, पढ़िए। जो क्वेश्चन आपका बनता है वह क्वेश्चन आप कमेंट्स कीजिए, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो बच्चों यदि आपको कुछ क्वेश्चन करना हो तो करें, और फिर आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर थैंक यू, गुड डे।